ने देखी। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और छोटी छोटी गैया, अच्छा ना, चलिए नृत्य करिए। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हम आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटे से हम मदनी गोपाल। काकैया गैया कहाँ पिए ग्वाल, काकैया गैया कहाँ पिए ग्वाल, छोटे से हम मदनी गोपाल। चरा गैया गैया दूध पीए ग्वाल, घास खाइए गैया खाइए ग्वाल, छोटे से हम मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बात है। सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, नृत्य आदरणीय करिए। आकाश आरसो सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। साथ में नमस्कार सर, जी, नमस्कार। जी सर, पांडे सर शुरू करते हैं। सुधा दी जी हाँ, बिल्कुल शुरू करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम प्रेमचंद की जन्म तिथि पर के अवसर पर, यद्यपि उनका 31 जुलाई को भी हमने ये कार्यक्रम रखा है, तो कहानी वाचन के लिए काफ़ी दोस्तों ने सहमति दी है, तो कुछ बच्चे उस दिन भी अपनी कहानियाँ पढ़ेंगे। तो आज इस अवसर पर प्रेमचंद की कहानियों का वाचन होना है। तो आज के इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर हमारी बड़ी दीदी सुधा भार्गव जी ने हमको इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह बना रहा। और इस पटल पर कहानी की बात करें, हम इधर बहुत दिन से कहानी सत्र को शुरू नहीं कर पाए। कहानी को रखने का प्रस्ताव आप ही ने रखा और धीरे धीरे कहानी विधा हमारे इस पटल पर बहुत चर्चित रही। हम बहुत दिन से नहीं कर पाए, शीघ्र ही हम इस कार्यक्रम को करेंगे। तो मैं आदरणीय सुधा दी का स्वागत करता हूं और विशिष्ट अतिथि बतौर आस्था पुनेठा जी हमारे बीच होंगे। अध्यक्षता करेंगे प्रत्युष कैड़ा जी और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त वृंदा जी, जो कि कक्षा 6 की छात्र हैं, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, माननीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे इस कार्यक्रम में माननीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय नेगी सर अपना माइक बंद कर लेंगे, आदरणीय प्रकाश पांडे जी जुड़े हैं, रेखा वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय कुसुम सेमवाल जी जुड़े हैं, आदरणीय रमेश चंद पंत जी हमारे साथ दौराहाट से जुड़े, हेमंत चौकियाल साहब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कुछ नेट की गड़बड़ है, तो आज के इस कार्यक्रम को आप सबकी अनुमति से प्रारंभ करता हूं। और जैसा कि हमने लिखित तौर पर कहा है कि आज हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को प्रेमचंद की कहानियों का सार सुनाना है, कागज देख के नहीं पढ़ना है, यानी उस कहानी को अपनी समझ बनाते हुए कहानी का सार प्रस्तुत करना है। ये जब सूचना दी गई तब भी कहा गया था, और जितने भी आज के प्रतिभागी हैं उनको भी आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर आपका माइक खुला है, जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उनको व्यक्तिगत मैसेज भी डाला गया है कि यदि आपने लिखा हुआ कहानी पढ़ने का प्रयास किया तो आपको हटाया जा सकता है। तो आशा है आप सब हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त वृंदा जी को। वृंदा जी, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मैं नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा आज फिर एक बार एक संचालक रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बाल प्रहरी की 714वीं कार्यशाला है, जिसमें हमारे साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी,
जो कि बंगलौर कर्नाटक से हैं, एवं विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी आस्था पुनेठा कक्षा 8 की हैं, जो कि हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ी हैं। और आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया श्री प्रत्युष सिंह कैड़ा जी, जो कि कक्षा 9 से हैं एवं हमारे साथ अल्मोड़ा से यहाँ पर जुड़े हैं, एवं पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित एवं आदरणीय गुरुजनों एवं सभी विद्वान जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बाल प्रहरी के मंच पर छठी बार संचालन करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं श्री उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्री प्रकाश चंद पांडे जी का, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं इस बाल प्रहरी के कार्यक्रम से जुड़ पाई। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में इन्हें नवाब राय भी कहा जाता था। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि हैं। इनकी प्रमुख कहानियां ईदगाह, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, कफन, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी आदि हैं। इनकी अक्टूबर 1936 को हुई थी। आज की कार्यशाला में हम सभी प्रतिभागियों को मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके द्वारा लिखी गई कहानियों का वाचन करना है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी आस्था पुनेठा कक्षा 8 से उन्हें कहानी वाचन के लिए मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बहन। जी, सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव मैम, बैंगलोर कर्नाटक से, श्री उदय किरोला सर, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा से, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई प्रत्युष सिंह कैड़ा, और आज की कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन वृंदा का मैं आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, तो और आज हम प्रेमचंद की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का बनारस के लोहमी गांव में हुआ था, जिन्होंने लगभग 300 से ज्यादा कहानियां। वही दोस्त, केवल कहानी सुनानी है, परिचय नहीं बताना है। वो अध्यक्ष और मंगलसूत्र जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। हाँ, मैंने कहा केवल कहानी सुनानी है, केवल अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को भाषण देना है, उनके बारे में बताना है, कहानी बोलने सीधे। जी सर, अब मैं अपनी कहानी की ओर अब मैं अपनी जी सर, मेरी कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। झूरी साथी के दो बैलों का नाम था हीरा और मोती। हीरा और मोती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और जो हीरा और मोती झूरी था, और लेकिन एक दिन क्या होता है, जो झूरी का साला होता है वे उन दोनों बैलों को लेकर अपने साथ चले जाता है, और क्योंकि वे इन बैलों को इसलिए ले जाते हैं ताकि वे अपने खेतों का काम आराम से कर पाए। तो फिर वे उन्हें अपने खेतों में ले जाते हैं। तो अब जो बैलों से ध्यान नहीं रखता है,
उन बैलों का अच्छे से ध्यान नहीं रखता, उनकी अच्छी से देखभाल नहीं करता है, तो मतलब जो बैल होते हैं वो उन्हें सूखा भूसा दे देता है। तो जो भूसा देखते हैं बैल, वे उसे अपना अपमान समझते हैं और वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद जो गया होता है, उसकी पहली पत्नी की मृत्यु होती है। फिर उसकी जो बेटी, उन दोनों की, गया की एक बेटी होती है, तो जो गया की दूसरी पत्नी होती है, वे उसकी बेटी का अच्छी से ख्याल नहीं रखती, उससे अच्छी से बर्ताव नहीं करती। तो जो उसकी बेटी होती है, उसे उन बैलों की और अपनी स्थिति एक जैसी लगती है। तो जो उसकी गया की बेटी होती है, वे उन बैलों को एक एक रोटी हीरा और मोती को खिला देती है। फिर उसके बाद वे उन्हें खोल देती है और फिर जो बैल होते हैं वे वहां से भाग जाते हैं। फिर बैल वहां से भाग जाते हैं, तो जो बैल होते हैं वे दूसरे गांव में पहुंचते हैं भागकर। तो उस गांव के लोग जो होते हैं, वे उन बैलों को काजी हाउस में बंद करवा देते हैं और फिर जो बैल होते हैं वहां से बहुत ही कठिनाइयों के बाद, बहुत ही कठिनाइयों को झेलने के बाद वे वहां से निकल के वापस अपने मालिक जूरी के पास पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल समय में अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमें कभी भी कोई भी कठिनाई हो तो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए और हमें महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। दो बैलों की कथा ये मुंशी प्रेमचंद जी ने 1931 में लिखी थी। यह कहानी हमें एक सांकेतिक भाषा में यह संकेत देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, दोनों के बीच में संबंध तो अवश्य बन ही जाते हैं। इसी तरह हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी को बुलाने से पहले मैं आप सभी को कुछ नियम बता दूंगी। पहला नियम यह है कि जब भी कोई प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो तो उस दौरान आप सभी अपने माइक को बंद रखें एवं जब आपकी प्रस्तुति हो तब आप अपने माइक और कैमरे को खोलकर ही प्रस्तुति दें। आज के पहले प्रतिभागी जो मेरे भाई श्री गणेश गिरी कक्षा 6 हैं और वह अल्मोड़ा से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी कहानी का शीर्षक है अक्षरों का महत्व। मैं उन्हें इस पटल पर आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? गणेश भैया, क्या आप उपस्थित हैं? अब आगे बढ़ते हुए हमारे आज के कक्षा 6 की प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कालोनी जी, जो कि हमारे साथ चंपावत से जुड़ी हैं, जिनकी कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त, उनको मैं पटल पर उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, आप क्या उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी को मेरा प्रणाम और इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री उदय खिरौला जी को भी मेरा प्रणाम। मेरी कहानी का नाम है नादान दोस्त। तो अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। केशव के घर के ऊपर छज्जे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन दोनों को अंडों को देखने में पता नहीं क्या मजा आता था। दोनों सुबह सुबह आंखें मलते मलते अंडों को देखते रहते और अंडों को देखते देखते उन्हें दूध और जलेबी खाने की भी सुध नहीं थी। दोनों बस अंडों पर ही ध्यान था दोनों का। तो उन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, कितने बड़े होंगे, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई न था। दोनों बच्चे आप पास में ही अपनी बातों को करके दिल को तसल्ली दे देते। श्यामा, भैया क्या अंडों से बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे। बड़े विद्वानों के जैसे गर्व से कहता है। श्यामा, बच्चों को भूख नहीं लगती होगी क्या? चिड़िया बेचारी इतना खाना कहाँ से लाएगी? केशव को अभी इस मुसीबत का अंदाजा ना था। श्यामा, बच्चों को धूप ना लगेगी? बेचारी चिड़िया उन्हें छाया कहाँ से दिलाएगी? केशव और श्यामा दोनों ने 4-5 दिन तक बहुत
इंतजार किया, लेकिन अब दोनों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों ने अब निर्णय लिया कि हम उसको चिड़िया के अंडों के लिए खाना डालेंगे। चारे में हम एक कटोरी में चावल और एक कटोरी में थोड़ा पानी डालकर उसे चिड़िया के घोंसले में रखेंगे और चिड़िया के धूप के लिए लकड़ी का खांचा बनाकर उसमें किसी कपड़े को डालकर छाया बनाएंगे। अब दोनों का निर्णय तो सफल हो गया था। फिर क्या, दोनों ने जैसे ही काम शुरू करा तब माँ आ गई। माँ ने, क्या तुम्हें कुछ वो नहीं है? दोनों ने तो आ गए और दोनों यहाँ पे खड़े हो गए। अब दोनों का क्या होगा? दोनों को माँ ने सुला दिया, दोनों को सुला दिया। उसके बाद माँ आई और माँ ने अपना भी सो गई, लेकिन उनकी आंखों में नींद कहाँ थी? उनको तो बस अंडों के लिए ही वो था, उनको तो बस अंडे की ही ध्यान था। जैसे ही उन्हें मौका मिला कि माँ सो गई, तब वो बाहर चुपके से कुंडी खोल कर गए और सारी तैयारियां करी। माँ ने वहां से अपना आई और केशव ने चुपचाप माँ के कमरे से स्टूल उठा दिया और उस पर चढ़ा, लेकिन स्टूल पर चढ़कर वह छज्जे तक पहुंचे नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने नीचे चौकी रखी, चौकी के ऊपर चढ़कर वह उसके तक पहुंचा। उसके बाद श्यामा ने नीचे से पकड़ा, लेकिन उसका थोड़ा जब ध्यान ऊपर को जाता तब वो हाथ ढीले पड़ जाते और स्टूल हिल जाता। तब केशव के मन में जो बीतती वह सिर्फ केशव ही जानता था। उसके बाद श्यामा को केशव डांटता, क्यों पकड़ा नहीं जा रहा? श्यामा, हमको भी दिखाओ ना। फिर केशव, दिखा दूंगा, पहले तू पकड़ तो ले अच्छे से। फिर श्यामा ने अच्छे से पकड़ा। तब केशव ने उससे सारा सामान मंगाया। श्यामा मटके से चावल निकालकर और एक कटोरी से तेल गिराकर उसे धोकर अच्छे से उसमें पानी भरकर लाई और अपनी पुरानी धोती को फाड़ कर लाई। उसको सारा सामान उसने केशव को दिया। तब केशव ने वो सारा सामान झुक कर लिया और उसको रख दिया। फिर केशव ने अंडों को बारी बारी से अच्छे से बिना गिराए छाया पर रखा। तब तक फिर वह नीचे उतरा। तब श्यामा, हमको भी चढ़ाओ अब। केशव, नहीं, कहीं गिर पड़ेगी तो हमारे सर पे वो डालेगी। केशव, श्यामा, नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। केशव, ना भैया ना। तभी श्यामा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वृंदा जी आगे बुलाइए, लगता है नेट चला गया है। नीलाक्षी जी जी सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कहानी वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सुधा भार्गव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आस्था, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय वृंदा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कहानी किसी भी विधा की सर्वाधिक प्राचीनतम, किसी भी भाषा की प्राचीनतम विधाओं में से एक कहानी। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक कहानी एवरग्रीन होती है, सदाबहार होती है, सदा अच्छी लगती है। लेकिन इन कार्यशालाओं का तो एकमात्र उद्देश्य ये है ना कि कहानियों का वाचन करना, अपितु कहानी को पढ़ना, समझना और अपने शब्दों में उसका सार बताना।
ना कि कहानी किताब से वैसी की वैसी पढ़ के सुना देना। हमें कहानी को एक बार समझ नहीं आती है, कई बार पढ़ना पड़ेगा। कई बार पढ़ेंगे जब हम उसके सार तक पहुंच पाएंगे। कहानी के प्रति अपनी समझ विकसित करना बड़ा महत्वपूर्ण समय है। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 दिन पहले से कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपकी कहानियां यथार्थ और वास्तविकता के बहुत निकट पाई जाती थी। और जो आपने अपना उपन्यास लिखा है गोदान, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा विश्व का सबसे पहला उपन्यास है। मुझे तो एक कहानी स्मृति में आ रही है इनकी, कफन। मानवीय संवेदनाओं को धूल धूसरित करती हुई कहानी कफन। जब कफन के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन वो दोनों बाप बेटे सोचते हैं कि कफन तो हो ही जाएगा, और अपनी दमित वासनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए अच्छा भोजन करने लगते हैं, अन्य वो कार्य करने लगते हैं जो कि उनके मन में वर्षों से दबी हुई भावनाएं थी। आप कोई सी भी कहानी ले लीजिए, ईदगाह ले लीजिए, 300 से ज्यादा कहानियां आपने लिखी। मानसरोवर के नाम से आपके कहानी संग्रह है, और इसमें दो राय नहीं कि आप भी पूरी जिंदगी एक तरीके से देखा जाए मुफलिसी का शिकार रहे। प्रेमचंद जी ने गोदान में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। आपने बताया है कि महिलाओं में बड़े दैवीय गुण पाए जाते हैं। आपने उसी के संदर्भ में कहा है कि जब पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है। आपने दैवीय गुणों से परिपूर्ण मात्र शक्ति की बात की है। आपकी प्रत्येक कहानी संवेदनशीलता से परिपूर्ण और जनमानस से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको कहानी सम्राट भी कहा गया। तो प्यारे बच्चों, कभी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रॉपर में तैयारी की जाए, कहानियों को या किसी भी उसको कई बार पढ़ा जाए, समझा जाए, फिर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। बाल प्रहरी की एक कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, सकारात्मक वातावरण के सृजन के लिए। आज बच्चों की पहली पसंद बन गई हैं, और उसी का परिणाम है कि हम 800वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें दो राय नहीं कि 2023 में ही हम 800वां पड़ाव भी प्राप्त कर लेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उनको भावी जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर भी अन्य पुस्तकों को पढ़ना, चाहे वो साहित्य की पुस्तकें हो, चाहे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हो, हमारे दृष्टिकोण को विशद व व्यापक बनाता है। और कभी भी रटने से बचें, उस विषय को समझें, विषय वस्तु को समझें और अपनी समझ का विकास करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी का आभार प्रकट करते हुए और बेहतरीन संचालन के लिए प्रेमवृंदा को पुनश्च बधाई देते हुए
और अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कबीरदास जी का कहना है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। जय। जी सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें श्री मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही एक उपन्यास गोदान के बारे में बताया और उनकी एक प्रसिद्ध कहानी कफन के बारे में बताया और आपने हमें यह भी बताया कि पुरुष में जब महिलाओं के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाते हैं। तो सर, मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी भेरा राम जी कक्षा 7 से जो हैं मेरे बड़े भैया हैं और वह हमारे समक्ष उपस्थित हैं, राजस्थान से हैं, जिनकी कहानी का शीर्षक है ईदगाह। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत। मैं भेरा राम कक्षा 7 का छात्र, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बहने वालों का ढाणी, बाड़मेर, राजस्थान। ईदगाह कहानी सुनाना चाहता हूँ। रमजान के पूरे 30 सालों रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुंदर है। वृक्षों पर कितनी हरियाली सही है, खेतों में कितना रौनक है, सूर्य कितना प्यारा है, कितना शीतल है। देखो, मानो किसी संसार में ईद की बधाई दे रहा है। गांव में हलचल मची है। ईद की जाने में तैयारी हो रही है। और हमीद दादी कहती है कि तेरे पापा काम पे है और माँ अल्लाह के पास है, और जब आएगी तब तेरा चीजें लेकर आएगी। और ये हामिद ये सुनकर बहुत खुश होता है और प्रसन्न है। वो गांव मेले में जाने की बहुत ही खुश था और वो दोस्तों के साथ गांव मेले जा रहा था। और दोस्तों ने मिठाइयों की दुकान गए और वहां पे मिठाई ली तो हामिद दूर खड़ा था और ललची आंखों से देख रहा था। और मोहसिन ये कहता है कि हामिद आजा और रेवड़ी ले ले। हामिद को पता था कि ये मूर्ख है और फिर भी हामिद उसके पास जाता है तो मोहसिन रेवड़ी को मुंह में रख लेता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो लोहे और नकली गहने की दुकान आती है और हामिद के दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और हामिद लोहे की दुकान पे रुक जाता है और वहां पे सिमटे रखे हुए थे। हामिद दुकानदार से पूछता है ये सिमटा कितने का है। तो दुकानदार हामिद के साथ कोई नहीं था। तो हामिद कहता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो हामिद बोलता है कि बिकाऊ है या नहीं। तो दुकानदार बोलता है बिकाऊ तो है जी, तो कितने पैसे का है। तो हामिद दुकानदार बोलता है कि 100 पैसे का है। तो हामिद कहता है दिल बैठ गया और हामिद बोला कि ठीक ठीक बताओ। तो दुकानदार बोला 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। तो हामिद कहता है कि मेरे पास 3 रुपए हैं। ये कहकर आगे बढ़ जाता है क्योंकि दुकानदार कोई उल्टा सीधा न बोले, इसलिए दुकानदार उससे आवाज लगाता है और फिर सिमटा दे देता है। फिर वो तेज दौड़कर उसके पास जाता है और दोस्तों के पास जाता है और दोस्त बोलते हैं कि इस सिमटे का तू क्या करेगा। तो हामिद जमीन पर पटकता है और बोलता है कि तुम्हारा भी खिलौना जमीन पर पटको तो सपना सूर हो जाएगा। मेरा ये सिमटा कितना बहादुर है। और ये कहकर वहां 9 बजे हुई थी और गांव गए जब 11 बज गए। गांव वालों ने आवाज लगी कि मेले वाले आ गए। तब मोहसिन के बहन आई और उसे बिस्ती लेकर भाग गई और थोड़ी देर में तो आधे खिलौने टूट गए। और तब हामिद की आवाज सुनकर उसकी दादी आई और बोली कि गोद में ले लिया और
उसके हाथ में सिमटा देखा तो उसका दिल बैठ गया और ये बोला कि तू इससे क्या करेगा और कितने में लाया। तो वो बोलता है कि 3 पैसे में लाया। तो हमीद बोलता है कि जब तुम तवे पे रोटी बनाती हो तो तुम्हारी अंगुली जल जाती है, इसीलिए मैं सिमटे को लेकर आया। तो हमीद की दादी का क्रोध सहन हो गया और उसे गले मिला लिया और फिर दादी के आंखों से आंसू गिर रहे थे और इससे ये शिक्षा मिलती है कि बस जिम्मेदारी बच्चों को जल्दी ही समझदार बनाती है। इस कहानी से प्रेम और त्याग की शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। जय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमें कहा सुनाया और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार काम करने पर व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बनता है। और मेरे हिसाब से इस कहानी का उद्देश्य यह भी बताना हो सकता है कि हमें अपनों के प्रति प्रेम और त्याग की भावना रखनी चाहिए। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगली प्रतिभागी कक्षा 8 की है और वह हमारे समक्ष उधम सिंह नगर की निवासी है और वह हमारे समक्ष जुड़ी हुई है, जो कि मेरी बड़ी बहन है कुमारी तनिषा ध्यानी, जो हमें आज नमक का दारोगा कहानी सुनाने वाली है। तो मैं उनको उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री श्याम पलट पांडे जी को, जो कि संरक्षण बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से हैं, उन्हें मैं उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रियंका। आपको बहुत सुंदर, कुशल और आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और जैसा आपने बताया, आपका एक छठा अवसर, आप कक्षा 6 में पढ़ भी रहे हैं, दोनों में कैसा संयोग है। वो बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी हैं, जो प्रख्यात कहानी लेखिका हैं, बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशेष कुमारी आस्था पुनेठा है, जो पिथौरागढ़ से हैं, और उन्होंने अब विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य दिया। 2 बैलों की जोड़ी, प्रेमचंद की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, वो सुनाए, वे भी सुनाए, उससे हमें शिक्षा करना। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आस्था पुनेठा ने अपनी प्रस्तुति दी। और आज के हमारे अन्य प्रतिभागियों में नीलाक्षी ने नादान दोस्त कहानी सुनाई, जो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जितना सुनाया बहुत ही अच्छे ढंग से सुनाया। मेरा राम जी ने ईदगाह कहानी, ईदगाह कहानी मानवीय संवेदना की कहानी है और इतनी जबरदस्त कहानी है जो बच्चों में एक नई संवेदना भरती है। प्रेमचंद की बड़ी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह, कैसे बच्चा अपनी लालच रोक लेता है, मन की भावनाएं रोक लेता है और देखता है कि दादी का हाथ जल जाता है तो दादी के लिए वो चिमटा खरीद लेते हैं। बाकी बच्चे मिठाइयां खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन ये देखिए, और ऐसा होता भी है हमारे जीवन में, ये ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। बड़ी सुंदर प्रस्तुति रही ईदगाह की। और उसके बाद हमारे कहानी जिन प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है उनको बुलाया जाएगा, वो अपना वक्तव्य देंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और ये भी बताएं कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। और जैसा बताया गया शुरू में कि हमें कहानी वाचन नहीं करना है, उसको अक्षर मतलब उसको पढ़ना नहीं है, उसका सार संक्षेप सुना देना। मोटे मोटे चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, सुना भी सकते। आज के कार्यक्रम में मैं रोज चित्र जुड़ने वाले आदरणीय शाश्वत जी आज भी जुड़े और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि किसी भाषा की सबसे प्राचीन विधा कहानी ही है और कहानी हमारे मन में एक समझ विकसित करती है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते हैं, इस बात को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी कफन कहानी तो मानवीय संवेदना को धूलधूसित करने वाली,
हम सब ने पढ़ी होगी कफन कहानी। और आदरणीय शाश्वत जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रतिदिन आते हैं और अपने आशीर्वचन देकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और प्रेमचंद जी ने न केवल गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि जैसे बड़े बड़े उपन्यास लिखे, बल्कि प्रेमचंद जी उस समय की कहानी की सबसे बड़ी पत्रिका हंस का संपादन करते थे और निकालते थे। और उसमें उनके समय के सबसे बड़े बड़े कहानीकारों की कहानियां छपती थी। हंस उनके जाने के बाद बंद हुई, लेकिन उसके बाद 89 के आसपास या 79 के आसपास हंस फिर निकली राजेंद्र यादव के संपादन में, और आज भी हंस निकल। लेकिन उसकी शुरुआत प्रेमचंद जी ने की थी। प्रेमचंद की कहानियां 300 से ऊपर हैं। मानसरोवर के भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आदि में वो संकलित हैं। लेकिन जो कहानियां बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में हैं, वो वही कहानियां हैं जो हमें सबसे ज्यादा सीख दी। और हमने तो हिंदी साहित्य से एमए किया है और उनका गबन भी पढ़ा है, गोदान भी पढ़ा है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। वो गोदान उपन्यास इतना बड़ा उपन्यास है हिंदी साहित्य का कि उसे हिंदी का साहित्य का महाकाव्य भी कहते हैं। तो प्रेमचंद जी कथा सम्राट थे। उन्होंने दिशा निर्देश किया। उन्होंने कहानी और उपन्यास को आम जीवन से जोड़ा, जनजीवन से जोड़ा, हमारी समस्याओं से जोड़ा। और मुझे बनारस में उनका जो जन्म स्थान है लम्ही जाने का भी मौका मिला, अवसर मिला, और वहां मैं गया, देखा। वहां प्रेमचंद जी की मूर्ति भी लगी। तो बहुत सुंदर पुस्तक। सारे बच्चों को जिन्होंने भाग किया है, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसी के साथ अधिक समय न लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी वृंदा जी को मंच सौंपता हूं कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। वृंदा जी। जी सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपने हमारा बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया, और सर आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया, और आपने हमें यह भी बताया कि आप लम्ही गांव भी गए थे और वहाँ पर आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाना भी था। तो यहीं पर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला के हमारे अगले प्रतिभागी, जो कि कक्षा 7 के हैं, मेरे बड़े भैया हैं श्री तोषित पंत जी, और ये हमारे साथ अल्मोड़ा के निवासी हैं, जो कि जिनकी कहानी का शीर्षक है पूस की रात। तो मैं उन्हें उनकी कहानी वाचन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में शत प्रणाम। सभी गुरुजन प्यारे बहनों को प्यार। मैं तोषित पंत कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक पूस की रात। पूस थे। पूस ने हल्कू अपनी पत्नी से दौड़े दौड़े आकर बोला, पता है सहना आया है, जो पैसे बचा के रखे हैं उसे दे दो। तो उसकी पत्नी ने, वो पैसे तो तुमने कंबल के लिए के रखे थे, तुम्हारा कंबल भी तो फट गया है ना। लेकिन हल्कू ने उसकी बात काट कर कहा, कम से कम बला तो छूटेगी, पूस की रात से ना कैसे कट जाएगी। और उसने वह हल्कू को दे दिए, और हल्कू ने वह पैसे सहना, जो कि जमींदार कमी है, उसको दे दिए। ऐसे देते समय हल्कू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना दिल दे है। लेकिन अब बात आई उस रात की। हल्कू अपना एक पालतू कुत्ता जबरा और अपना वह कंबल लेकर अपनी रखवाली के लिए निकल दिया, और उसने वहीं पर अपना सोने का कंबल भी दिया।
लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, ना उसको और ना उसके पालतू कुत्ते को। वो थोड़ी देर बाद उठा और आसपास देखा। उसके खेत के सामने एक बड़ा आम का पर मौसम शुरू हो चुका था, तो आम के बगीचे में पत्ते गिरने लग गए थे। तो वह जल्दी से आम के बगीचा और सारे पत्ते इकट्ठा कर उसने बड़ा सा उनका टीका कर दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगाकर उसका पालतू कुत्ता जबरे दोनों आग सेकने लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हल्कू को कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा उसके खेत की तरफ है। तो उसने जबरा को भेजा और जबरा से कहा कि जा देख कौन आया है, भला हमारे खेत में। तो दौड़ के गया और वहां पे भौंकने लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जबरा भौंकने में ही था। उसको लगा कि जबरा नील गाय, लेकिन वह छोटा सा पिल्ला क्या कर पाता। थोड़ी देर बाद उसने उठने का निश्चय किया, लेकिन उसे आलस्य आ गया और वो वहीं पर सो गया। और पूरा खेत नील गाय ने चट कर दिया। तो सुबह हुई और उसकी पत्नी मुन्नी खेत में आई। उसको अपना खेत चट हुआ मिला। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजर दौड़ाई और आम के बगीचे में उसने पाया कि उसका पति जी भैया, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चलिए, इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, मेरी बड़ी बहन कुमारी दिव्या रावत, मैं उन्हें उनकी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। मेरी पुस्तक का नाम है साहित्य सागर एवं मेरी कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। तो मैं अब अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। गौरीपुर नामक गांव में बेनी माधव जमींदार रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ एवं छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ BA पढ़ा लिखा था एवं ग्रेजुएटेड था। वह बुद्धिमान भी था। उनको श्रीकंठ को वेस्टर्न कल्चर संस्कृति उन्हें पसंद नहीं थी। श्रीकंठ को बहुत बड़ा परिवार पसंद था और उन्हें इकट्ठा रहना पसंद था और वह एक ऑफिस में काम करते थे। उनका छोटा भाई लाल बिहारी कम पढ़े लिखे थे और अधिक बलवान थे। श्रीकंठ के पत्नी का नाम आनंदी देवी था। श्रीकंठ के ससुर श्री भूप सिंह जी थे। वह भी उच्च घराने के थे। उनके 7 लड़कियां थी। उनकी चौथी बेटी का नाम आनंदी था। उन्होंने 3 बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से की। वह सोच रहे थे कि मैं अपनी चौथी बेटी की शादी भी बड़े ही धूमधाम से करूं।
भूप सिंह जी को आनंदी की शादी की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन श्रीकंठ उनके घर चंदा लेने आए। भूप सिंह जी को श्रीकंठ का स्वभाव और उनका परिवार बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी बेटी आनंदी की शादी श्रीकंठ के साथ कर दी। आनंदी जब अपने पति के साथ अपने ससुराल आई तो उन्होंने देखा कि उनका ससुराल बहुत ही गरीब है एवं टूटा फूटा घर है। फिर भी उन्होंने अपने ससुराल को बड़े अच्छे ढंग से संभाला। एक दिन आनंदी और आनंदी के देवर की खाना बनाने पर लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आनंदी के देवर ने आनंदी पे चप्पल उठा दी और मार दी। आनंदी ने अपने पति से देवर की शिकायत कर दी। दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि श्रीकंठ ने लाल बिहारी को कहा कि अब तुम अपना मुंह मत दिखाना और मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं देखना चाहता हूँ। लाल बिहारी सिंह जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए अपनी भाभी से माफी मांगी और कहा कि मैं अब इस घर से जा रहा हूँ, वापस कभी लौट के नहीं आऊंगा। इतने में ही आनंदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और रोते हुए अपने देवर को माफ करके अपने पति से आग्रह करने लगी कि देवर जी को रोक दो। तब श्रीकंठ ने अपनी पत्नी की बात मानकर अपने भाई को माफ करा और अपने गले से लगाकर रोने लगे। फिर उनका परिवार फिर से पूरा हो गया और हंसी खुशी से रहने लगे। हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बड़े धनवान घर से होने पर भी संस्कार युक्त गुणवान होना चाहिए, हृदय ममतामयी एवं उदार होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी थी, बड़े घर की बेटी। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने परिवार में होने वाली तमाम घटनाओं एवं समस्याओं का चित्रण किया है, जिसमें वह इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि परिवार में कुछ बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है और परिवार के लोग इस लड़ाई को और बड़ा बना देते हैं और साथ ही इस लड़ाई को एक अंत भी दे देते हैं। यही एक परिवार की विशेषता होती है। यहीं पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी जो कि राजस्थान से हैं, जिनका नाम गुसाई राम है और वह कक्षा 8 से हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं उनकी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोसाई राम कक्षा 8 का छात्र, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवाल की डाणी, मंगले की बेरी बाड़मेर, राजस्थान। मेरी कहानी का नाम है पशु से मनुष्य। एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम था दुर्गा माली। वह डॉक्टर मेरा के वहां नौकर था। दुर्गा माली की एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। पत्नी पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी और 2 समझदार बच्चे लकड़ी उठाकर लाते थे। ऐसे उनका घर नहीं चलता था। कभी कभी दुर्गा माली अपने सेठ के घर से फल फूल बिना पूछे ले जाता और बाजार में बेच देता। एक बार डॉक्टर मेहरा ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे आम खिलाऊंगा। उनके दोस्त उनके घर पे आ गए और वो बगीचे में चले गए। उन्होंने देखा कि एक भी पेड़ पर आम नहीं है। तो डॉक्टर मेहरा ने सोचा कि सुबह तो बहुत सारे आम थे, अभी कहाँ चले गए। उन्हें शक हुआ कि ये नौकर का ही काम है। तो उन्होंने कहा दूसरे आम ले आओ, इन पेड़ों के आम अगली बार खा लेंगे। तो उन्होंने दूसरे आम खा लिए और वो चले गए। जब नौकर आया तो डॉक्टर साहब ने पूछा ये आम कौन ले गया। तो माली बोला मुझे क्या पता, मैं तो बाजार गया हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा मैं कैसे मान लूं कि तुम नहीं ले गए।
तुम कसम खाओ कि तुम नहीं ले गए हो। तो माली ने कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं लेके गया था। फिर भी डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा लोटे में पानी लेके आओ और तुलसी के पत्ते डाल के कसम खाओ। तो माली घबरा गया और उसने कसम नहीं खाई। तो डॉक्टर ने उसको नौकरी से निकाल दिया और उसे पीटा और निकाल दिया। 6-7 महीने बाद वो अपने दोस्त के घर गया। दोस्त का नाम था प्रेम शंकर। उसने देखा कि एक नौकर वहां पर पेड़ के नीचे खड़ा है। तो डॉक्टर ने पूछा प्रेम शंकर से कि ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरा नौकर है। तो पूछा इसका नाम क्या है? इसका नाम है दुर्गा माली। तो उसने कहा ये तो मेरे वहां पहले नौकरी किया करता था, इसने चोरी की इसलिए मैंने निकाल दी। ये शोर है, इसे यहाँ पर मत रखो, इसे नौकरी से निकाल दो। तो प्रेम शंकर ने कहा ये तो शोर नहीं है, 6-7 महीने से यहाँ पर माली का काम कर रहा है, इसे हमें नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो डॉक्टर मेरा ने कहा नहीं नहीं ये तो शोर है, इसने मेरे वहां चोरी की थी, इसको निकाल दो। तो प्रेम शंकर ने कहा हमें पहले ध्यान से चेक करना चाहिए कि कौन शोर है और कौन नहीं। इसलिए उसने उसको नहीं निकाला और कहा ये शोर नहीं है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वही हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और इस कहानी से हमें यह शीर्षक मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो अब हम यहीं पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी, उन्हें मैं उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मेरा सबको नमस्कार। जी मैम। समस्त वरिष्ठ जनों को प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। आज साहित्य जगत के चमकते सितारे प्रेमचंद जी की जन्मतिथि है और बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई हैं। प्रेमचंद जी का नाम सब जानते हैं, उनके बारे में बच्चों को बहुत कुछ मालूम हो गया है। हम थोड़ा कहानी की चर्चा करते हैं। वैसे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से कहानियां सुनाई हैं और अपने शब्दों में कहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो उदय किरोला जी की को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इस बार बहुत ही एक अच्छा काम किया है। देखिए, विशिष्ट अतिथि आस्था जी को अतिथि भी है वो और उन्हें कहानी वाचक भी वो बन गई। एक पंथ दो काज, एक बार में दो काम हो गए। इसी तरह से अध्यक्ष प्रत्युष सिंह जी हैं, उनको भी कहानी का दायित्व दिया गया। तो ये माने एक बच्चा दो काम कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। बच्चों, एक बार में जो इंसान एक काम करेगा या दो काम करेगा तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? दो काम। तो हमेशा अपना काम इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि एक बार में हम 3 काम करें। क्यों? क्योंकि एक काम लगातार इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन उसके साथ दूसरा भी अटैच कर दी जाए, तीसरा, तो समय की भी बचत होती है और काम भी ज्यादा होता है। और बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना दिमाग में, इससे तुम जितना काम लोगे उतना ही ये काम करती है। अब जैसे शरीर है, अगर हम शरीर से काम नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी। इसी तरह से हमारा दिमाग है, इससे जितना काम लोगे वो उतना ही पैना हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे चाकू खुट्टल हो जाता है वैसे खुट्टल हो जाता है। तो ये तो रहा यहाँ जो इस कार्यक्रम में जो मैंने खास बात देखी। अब हम चलते हैं कहानियों की ओर। एक तो संचालन बहुत अच्छा किया है, तो उदय किरोला जी के मार्गदर्शन में बच्चे संचालन में इतने चतुर हो गए हैं कि इतना अच्छा संचालन तो हम भी नहीं कर सकते हैं। आस्था जी ने 2 बैलों की कथा सुनाई। बच्चों, कहानी बहुत अच्छी तरह से सुनाई
सुनाई गई है, लेकिन तुमने एक बात देखा, प्रेमचंद जी की कहानियों में भविष्य बोलता है। आजकल हम कहते हैं पशुओं से प्यार करो, पक्षियों से प्यार करो, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितने पहले कहानी लिखी थी, दो बैलों की कथा, और उसमें बता दिया था कि जानवर बोल तो नहीं सकता है लेकिन प्यार चाहता है, इसलिए हमें पशुओं के साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। तुमने देखा झूरी उसने कितना प्यार करता था और गया के यहाँ से क्यों भाग आए, क्योंकि वो उनके चारे का ध्यान नहीं रखता था। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमचंद जी ने ये बात बहुत पहले कह दी थी। दूसरे जो अभी नीलाक्षी जी ने बताया, नादान दोस्त, इसमें बताया है कि बच्चे दोस्त थे, मगर बचपन में बच्चे कितने नादान होते हैं। वो तो चिड़ियों की तरफ आकर्षित हुए थे क्योंकि उन्हें जिज्ञासा थी। तुमने भी देखा होगा, किसी जानने की तुम्हें इच्छा होती है, कौतूहल होता है, तो तुम उसे ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हो। तो बच्चों को ये नहीं मालूम था कि अंडे अगर हम छू देंगे तो चिड़िया उनको नहीं सेएगी और उसके बच्चे अधूरे रह जाएंगे। तो ये चिड़ियों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बच्चों की नादानी थी। तो हमेशा ये है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो हमें उसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भाई, जब उसने कोई काम किया था तो उसे तो मालूम ही नहीं था कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा माँ बाप के ऊपर भी कि बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये तो बच्चा नादान है, ये तो अनुभव से सीख रहा है, इसलिए हमें बच्चों की गलतियों को, इस तरह की गलतियों को थोड़ा क्षमा की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा, अब हमारी तीसरी कहानी आती है ईदगाह। ईदगाह सबने कहा बहुत अच्छी है। ये बच्चों बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। बच्चे किस तरह से सोचते हैं, बच्चों में लालच भी आता है, फिर बच्चों में नासमझी में काम भी कर देते हैं। अब तुमने देखा कि हमीद के दोस्त हैं, खा रहे हैं, कभी वो मन करता है कि मैं खाने की चीज खरीद लूं, कभी वो कहता है उनकी तरह से मैं खिलौना खरीद लूं। तो एक बच्चे ने अपने पर कितना काबू किया और उसने चिमटा खरीदा। क्यों? क्योंकि उसमें वह प्यार करता था अपनी दादी माँ से। लेकिन उसकी तुमने चतुराई देखी एक, कि उसने अपनी वाद विद्या से अपने दोस्तों को भी हरा दिया। तुमने उसमें पढ़ा कि भाई उसने बताया कि मेरा तो चिमटा ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, तुम्हारे तो मिट्टी के खिलौने टूट भी जाएंगे, लेकिन ये तो हमेशा बलवान रहेगा हमेशा। तो वो उसका लोहा मान गए और उसे वो जो व्यंग कस रहे थे, जो उसकी हंसी आ रहे थे, वो सब चुप हो गए। तो इसका मतलब जब हम किसी संकट में हो या कोई हमारा दोस्त हमारी हंसी उड़ाए, तो ये नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। हमें शांत मन से सोचना चाहिए और वहां से मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इसके बाद कहानी सुनाई ये पूस की रात। बच्चों, तुमने पढ़ा होगा कि खेती लोग आप छोड़ रहे हैं, शहरों में गांव में आकर के बस गए हैं। एक समय था 75% जो लोग थे वो गांव में रहते थे और किसान कहलाते थे और वो खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे गांवों का शहरीकरण होने लगा और किसान लोग शहर में बसने लगे, अपनी खेती का काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये जो बात है पूस की रात में कितने पहले प्रेमचंद जी ने अपने कहानी के द्वारा लोगों को जागृत करने की कोशिश की थी। तुमने देखा कितनी ठंड थी, वो बेचारा कितना ठंड से कांप रहा था। उसने कुछ पैसे बचा करके एक कंबल के लिए रखे थे, वो भी उसे चुकाने में लग गए। तो किस तरह से, माने ये वाकई में ये सच बात है कि एक गरीब किसान की फसल किस तरह से मारी जाती है, उधार लेता है, ब्याज में देना पड़ता है, उसका सब बिक जाता है। मतलब वो अन्नदाता है लेकिन उसे अपने पेट भरने के लिए उसके पास अनाज नहीं है। तुमने इसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने गरीबों का या एक दुखी आदमी का वर्णन किया है कि वो गर्म रात पर ही लेट गया था बेचारा अपनी ठंड खत्म करने के लिए। तो हम लोगों को हमेशा ऐसे लोगों के लिए एक कोमल भावना रखनी चाहिए। हम लोगों ने वो दुख दर्द नहीं देखा है,
लेकिन हमेशा इन लोगों का दुख बांटने की कोशिश करनी चाहिए। और तुमने अंत में इसमें पढ़ा पूस की रात में कि बाद में उन्होंने भी यही निश्चय किया कि हमारा खेत जल जाए तो, घर जल जाए तो हम छोड़ करके शहर चले जाएंगे, नौकरी करेंगे, कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, हमें ठंड में बाहर अकड़ के तो नहीं रहना पड़ेगा। तो तुमने देखा कि ये हालत किसानों की अब भी है। और प्रेमचंद जी की सोच को मैं नमन करती हूँ, जो कितने वर्षों पहले उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ना हो कि किसान गांवों को छोड़कर शहर में आ जाए और उसे सताया जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी हुई, इसके बाद बड़े घर की बेटी। बच्चों, बड़े घर का मतलब दो लिए जा सकते हैं। एक तो बड़ा घर ये कि बहुत पैसे वाला हो, धन हो। एक बड़ा घर वो हो सकता है कि जहां पर कि संयुक्त परिवार रहता हो, जिसमें दादा दादी भी हों, नाना नानी भी हों, ताई ताऊ भी हों। और ये कहानी आजकल के देखते हुए बहुत ही उपयोगी है। तुम देखो कितने साल पहले लिखी गई है, लेकिन आजकल क्या है, एकल परिवार है, मम्मी पापा और या भैया और हम 4 जने रह रहे हैं भैया। दादा दादी भी नहीं है, नाना नानी भी नहीं है, और चाचा ताऊ ने अलग अलग घर ले लिए, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो वो प्यार तो नहीं है ना जो पहले एक साथ रहने में हुआ करता था। तो एक साथ रहने के फायदे भी बहुत हैं। तो वो ये यहाँ पर जो आनंदी देवी हैं, कहानी पढ़ करके मुझे लगा कि उसको बड़े घर की बेटी इसलिए कहा है क्योंकि बड़े घर का मतलब संयुक्त परिवार था, उसका बहुत बड़ा घर था, सारे रिश्तेदार रहते थे। तो बच्चों, जब तुम देखते हो, तुम अपने घर में देखते होगे, तुम्हारा छोटा भाई है, किसी चीज के लिए जिद करता है तो तुम अपने हिस्से की दे देते हो। तो अब तुम्हारे चचा ताऊ के भाई भी वहां साथ में रह रहे हैं, वही भावना उनके साथ आ जाएगी। तो जब हम बड़े परिवार में रहते हैं, जब हमारे सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो आपस में हम खेलते हैं तो हमारा प्यार बढ़ता है। कोई चीज होती है एक ही जगह, उसमें ये नहीं रहता ये चाचा का भाई है, बहन है, चचेरी बहन है, या ये हमारा भाई है। जो भी चीज होती है उसे हम बांट के खाते हैं। तो तुमने देखा कि त्याग की भावना आती है, सहनशीलता की भावना आती है, प्यार की भावना बढ़ती है। ये कहानी में दिखाया गया है। भाई नोक-झोंक तो सब में होती है, बच्चों में होती है, अगर बड़ों में भी नोक-झोंक हो जाती है तो क्या हुआ। लेकिन आनंदी देवी चूंकि बड़े घर की बेटी थी, उसमें सहनशीलता थी, जैसा बचाने का संस्कार थे, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जरा से झगड़े के कारण ये हो जाएगा कि घर से अलग हो जाएंगे। इसीलिए उसके मन में फिर पछतावा हुआ और उसने कहा कि मैंने तो इस भावना से कभी चाहा ही नहीं था कि हम अलग हो जाएंगे या हमारे देवर जी अलग हो जाएंगे। तो वो इस बात को नहीं सह सकी और फिर सब एक साथ रहने लगे। तो प्यार मोहब्बत के कारण इसको बड़े घर की बेटी कहा है और यह बात एकदम तारीफ काबिल है। अच्छा, अब इसके बाद कहानी आई थी हमारी पशु से मनुष्य में। अब पशु से मनुष्य, अब देखिए इसमें भी बच्चे ने बताया कि भाई वो उसके यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार था, पशु के समान, खूब काम लेते थे। अब उसकी चोरी का सवाल आता है, मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई अगर वो काम लेते थे तो क्या हुआ, दुर्गा तो चोर था, माली अब फल ले लेता था। बच्चों, अगर कोई चोरी करता है ना तो उसकी आदत नहीं होती है, उसको जरूरत होती है, कोई कारण होता है। तुमने देखा वो सारे दिन वहां काम करता था लेकिन उसका पेट नहीं भरता था, वो क्या करे। तो अगर उसने 4 फल खा लिए तो उन्होंने उसे दंड दे दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने इंसानियत के रूप में यह नहीं कोशिश की पता करने की कि इसने फल लिए तो क्यों लिए। एक तो इंसान है, मन भी चलता है। दूसरे, अगर तुम्हारे यहाँ सारे दिन कोई काम करता है, उसकी जरूरत है तो वह भी तो पूरी करनी चाहिए ना। और उन्होंने उसे चोरी का दाग दे करके निकाल दिया। लेकिन वही माली, उसी माली ने जब उनके दोस्त के यहाँ काम किया तो तुमने देखा कि काम करने का क्या तरीका था उनका, कि जो भी होता था
वर्कर्स थे, 7 वर्कर थे उनके यहाँ काम करने वाले। 1% वो धर्म के खाते में डालते थे, बाकी जितना भी पैसा आता था सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि माली बड़ा खुश और वो बड़े जी जान से काम करते थे। भाई जब पेट भरा होगा, जब जेब भरी होगी तो काम करने वाला तो अपने आप ही काम करेगा, वो चोरी क्यों करेगा? क्योंकि वो तो देख रहा है कि उसका फायदा उसको भी मिल रहा है। तो ये है इंसानियत का तकाजा। तो इसमें जो उनके दोस्त थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने पशु की तरह से उससे व्यवहार किया था, वे भी, उनमें भी इंसानियत जाग गई और उन्होंने अपनी गलती कबूल की। तो ये कहानी भी बहुत अच्छी मुझे लगी और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सुनाया। और हमेशा जब तुम कहानी का वाचन करो तो उसमें अगर बोलते समय तुम अपनी तरफ से कुछ शब्द लगा देते हो तो जरा भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि वाचन का मतलब ये है कि दूसरे को ऐसा लगे जैसे कि तुम उसे सुना रहे हो कहानी, आपस की बोलचाल है। तो इस तरह से मैं बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, कहानी के अनुसार बच्चे आगे बढ़ें। और उदय किरुला जी का भी बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ आई और सब वरिष्ठ लोगों से मिल रही हूँ और तुम्हारी कहानियां सुनकर के मजा आ गया। बच्चों मेरा भी बड़ा फायदा हुआ है, एक ही प्रोग्राम में मुझे 8-10 कहानियां सुनने को मिल गई हैं। तो एक पंथ 2 काज नहीं, मेरे तो एक पंथ 8 काज हो गए। तो इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर, आपने हमें बताया कि हमें समय की बचत करनी चाहिए और हमें एक साथ कई काम करने चाहिए, एक साथ 2 या 3 काम करने चाहिए। हमें पशुओं से प्यार भी करना चाहिए। हमें कभी कभार बच्चों की गलतियों को क्षमा की दृष्टि से भी देखना चाहिए और हमें किसी भी मुसीबत का सामना हबड़ तबड़ में और बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें शांत मन से सोचकर उस समस्या का हल निकालना चाहिए। आपने हमें यह भी बताया कि गरीब अन्नदाता है पर वो खुद का पेट भी नहीं भर पाता है। और आपने बताया कि हमें लोगों की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए और एक साथ रहने से हमारा प्यार बढ़ता है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अशोक कुमार नेगी जी को मैं पटल पर उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी वृंदा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज का जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में आपने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने आज का जो कार्यक्रम, उसके संचालन के लिए अपना जो अनुभव है उसको पूरे तरह से लगाया है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित। आपने जो स्तुति दी उसके लिए भी आपको बहुत सारा स्नेह। कहानी वाचन कार्यशाला जो कि आज प्रेमचंद जी की जन्मतिथि पर उनकी कहानियों का सभी दोस्तों के द्वारा वाचन किया जाना था और आपने इस कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से अपनी प्रस्तुति दी। ये बाल प्रेरी का 714वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसका मुख्य अतिथि स्वीकार करनी आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव दीदी, जो बेंगलुरु कर्नाटक से हमारे बीच सक्रिय सहभाग करें। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने सभी बच्चों की प्रस्तुतियों को, उनकी कहानियों को और आपने अपने अनुभव को इसके साथ जोड़ते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आस्था जी, अध्यक्षता करने वाले हमारे दोस्त पृथ्वी सिंह जी और प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में अमृता वर्मा जी, दिकेश गिरी जी, नीलाक्षी कलोनी जी, भेराराम जी, ईशु ठाकुर जी, तनीषा ध्यानी जी, तोशिका पंत जी, दिव्या रावत जी, गोसाई राम जी। और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी पहली प्रस्तुतियां, और उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी कहानियों को प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद, या हम प्रेमचंद जिनको कहते हैं, वो कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में भी हम सभी को चिरपरिचित रूप में याद आते हैं। उनकी कहानियों में जीवन का अनुभव, सच्चाइयों से रूबरू करते हुए पात्र,
हमें दिखाई देते और हमारे सब आसपास का वातावरण वहां दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। आपकी उपस्थिति और बच्चों के प्रति आपका जो प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन है उसके लिए आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। दोस्तों, आज की कार्यशाला के माध्यम से आदरणीय उदय किरोला सर ने हम सभी को प्रेमचंद जी की कहानियों से रूबरू कराया। आज के कार्यक्रम में आदरणीय सुधा दीदी के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात रेखांकित की गई कि प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो भविष्य का मार्गदर्शन भी करने के लिए हमें बताती है। उनके जो पात्र हैं वो पात्र निश्चित रूप से हमारे जीवन से जुड़े हुए पात्र होते हैं। तो मैं सभी बच्चों से भी यह आग्रह करूंगा कि आप ऐसी जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों से जुड़े, उन कहानियों के बारे में जाने और हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसको भी कहानियों से कहीं ना कहीं जोड़कर उससे जो निर्णय है, जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, उनसे हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, जो सीख मिलती है, उसका लाभ अधिकाधिक उठाने की कोशिश करें। आज के कार्यक्रम में हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को, जिनका बालपैरी मंच पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उनका स्नेह बना होता है, योगदान करते हैं, हम उन सभी को अनेकानेक धन्यवाद, आभार प्रेषित करते हैं। और एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त वृंदा जी को मंच सौंपने के पहले चैट बॉक्स पर और मंच से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं जो मुझे अभी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय चंदा लोहिया जी, दीपा कॉलोनी जी, दीपिका जोशी जी, दिव्या भट्ट जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, हेमंत चौक्याल जी, कुसुम सेमवाल जी, मनोज पंत जी, तोषित जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, प्रत्युष जी, प्रीति जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, संतोष मालवीय जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, सूर्य भारती जी, तारा पडियार जी और आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी। इसके अलावा जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मंच पर जुड़े हैं उन सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बालपैरी के प्रति आपका प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि कहते हुए सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारी दोस्त वृंदा जी को मंच देता हूं। बहुत आभार। जी सर, जी सर, मैं आपका बहुत वृंदा जी, मैं आगे लोगों को बुलाने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप भी अपनी कहानी का वाचन करें। स्वागत है आपका। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। मेरी कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। वृद्धावस्था जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बूढ़ी काकी के में जीभ के स्वाद के सिवाय और कोई इच्छा शेष न थी। जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें नहीं दी जाती तो वह बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती थी। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक दृष्टि से देखा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। उसके जवान बेटा भी असमय मर चुके थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। था तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम। भले मानस पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे करे और उसकी सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा।
बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसे डर लगता था, इसीलिए वह बूढ़ी काकी से द्रव्य व्यवहार करते समय डरती थी। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होता चला गया, यहाँ तक कि जिस बुढ़िया के जायदाद से 100-150 रुपये प्रति माह का आमदनी थी, वह भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी, हाथ पैर हिलाती थी और कभी कभार तो उसके बच्चे क्या जी वृंदा जी, आपका नेट शायद गड़बड़ है। वृंदा जी का नेट गड़बड़ है। तो चलिए, वृंदा जी जुड़ तो चुकी हैं दूसरे नंबर से शायद, लेकिन जब तक वो आए मैं आमंत्रित करता हूं आज के अध्यक्ष प्रत्युष सिंह कैड़ा जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। प्रत्युष जी, आप जुड़े हैं क्या? जी हाँ, मैं जुड़ा हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म तिथि के अवसर पर बाल प्रहरी संस्था द्वारा आज कहानी वाचन की कार्यशाला रखी गई है। इस संस्था के भीष्म पितामह श्री उदय किरौला जी को मेरा सादर प्रणाम, जिनके प्रयोग से हम बच्चों को नई नई चीजें सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी को भी मेरा सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि कुमारी आस्था पुनेठा, जो कक्षा 8 में पढ़ती हैं और पिथौरागढ़ से हैं, उनको भी मेरा से अभिवादन। इस कार्यशाला में कुमारी वृंदा, जो हरिद्वार से हैं और संचालन का कार्य संभाल रही हैं, उनको भी मेरा से अभिवादन। और आज मैं आप सभी को एक मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जुड़वा भाई। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उसमें एक किसान जो अपनी पत्नी को बहुत मारा करता था और बहुत मारता था। एक दिन उसकी पत्नी से एक गलती हो गई, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को मारा और उसकी पत्नी भागकर घर छोड़कर चली गई और उसे यह नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। तो वह जंगल में चली गई और वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। कुछ दिन बीत गए और उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनको पालने में उसका समय बीत जाता और वह अपना काम नहीं कर पाती। एक दिन वह गर्मी की एक रात को वह दरवाजा खुला छोड़कर सो गई और वहां एक भालू आया और उसके एक बच्चे को उठाकर ले गया। जब सुबह वह उठी तो उसे पता चला कि उसका एक बच्चा गायब है और वह जंगल में उसे ढूंढने के लिए चले गई। और उसको ढूंढते ढूंढते उसकी कुटिया में उसका दूसरा बच्चा था। उसको एक राजा ले गया, जो कि अपने सेना से बिछड़ गया था। वह उसको ले गया अपने महल में और वहां उसको पाल पोस कर बड़ा करा। और तभी वो माँ वहां आई और उसने देखा कि उसका दूसरा बच्चा भी वहां नहीं है। तो वह बहुत रोने लगी और उसके दूसरे दिन वह भी मर गई। तो उसका पहला बच्चा जिसको भालू ले गया था, वह भालू उसको अपनी गुफा में ले गया और वहां उसको अपने बच्चों के संग रख दिया और वह वहीं बड़ा हुआ। और जैसा भालू करता वैसा ही वो भी करता, और वह बड़ा हुआ और जैसा भालू करता वैसी वो भी करता। तो उसका जो दूसरा बच्चा था, वह राजा को वह महल में
वह महल में एक राजा बना और एक दिन वह अपनी सेना के संग शिकार में गया। उसने देखा कि जो उसका भाई था वह एक हिरण को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था कि तभी उसने राजा को उसको देखा और उसकी तरफ भागा। तो राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसके संग लड़ने लगा और तो लड़ते लड़ते वह घायल हो गया और राजा उसे अपने घोड़े पर लाद कर महल में ले गया। कुछ दिनों तक उसको जेल में रखा और उसके बाद उसको कभी कभी बाहर निकाला गया और जब वह इंसानों की तरह चलने लगा, बोलने लगा और फिर उसकी दाढ़ी बाल और सब काटे गए, तो वहां के लोगों ने देखा कि उसकी शक्ल राजा की तरह थोड़ी बहुत मिलती थी, पर वहां किसी को नहीं पता था कि वह उसका जुड़वा भाई है और वो उसका जुड़वा भाई है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। जी भैया, आपकी कहानी बहुत सुंदर थी। इसी के साथ आप अपनी कहानी को जारी रखें, आपका नेट काम नहीं कर रहा। जी सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम वृंदा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ एवं मैं आप सभी के समक्ष अपनी कहानी की प्रस्तुति देना आरंभ करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। वृद्धावस्था जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवाय और कोई इच्छा शेष न थी। जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना दी जाती तो वह बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती थी। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोविज्ञान ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था पर बालवश्य को एक दृष्टि से देखा है। इसमें कोई शक भी नहीं है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। उसके जवान बेटे भी असमय मर चुके थे। इन संसार में ऐसा कोई न था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। था तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम। भले मानुष पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे करे और उसकी सभी संपत्ति का अपने नाम लिखवा ली। पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन उसे ईश्वर से अवश्य डर लगता था। इसीलिए वह बूढ़ी काकी से द्रव्य व्यवहार करते समय डरती थी। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होता चला गया। यहाँ तक कि जिस बूढ़ी काकी की जायदाद से 100-150 रुपए प्रति माह की आमदनी थी, वह भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बूढ़ी काकी जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे ही उसे चिढ़ाने परेशान करते में खुश रहते थे। यहाँ तक कि वे दोनों उस बूढ़ी काकी के ऊपर अपने मुंह का पानी भी उड़ेल देते थे, लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबाना या जो कुछ भी होता था मिल बांटकर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफी मेहमान आए हुए थे। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी। दौड़ दौड़ कर इधर से उधर भाग रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे। कहीं सब्जी पक रही थी तो कहीं मिठाइयां बन रही थी। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौड़ी खाने को कौन देगा। और दिन होता तो वह रो चीख कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन अपशकुन के भय से वह चुपचाप बैठी थी। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और हलवाई के कहाड़े के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी तो वह गुस्सा हो गई और उसने बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहा। अपमानित होकर बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने सुध नहीं ली तो उसका मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे।
सभी लोग खा भी चुके थे, तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इस बीच उसकी भूख जोर पकड़ने लगी और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि बुद्धिराम की नजर उस पर पड़ गई। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब भला बुरा कहा। वह यह भूल गया कि आज उसे आज बूढ़ी काकी की वजह से ही सम्मान मिल रहा है। रात को 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर था। माँ को सोता देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियां लेकर काकी के पास पहुंची। बेसब्री से इंतजार कर रही काकी एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां पड़े टुकड़ों को चुन चुनकर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली से झूठे पत्तलों के पास ले जाने को कहा। इस बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी। लाडली को अपने पास ना पाकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पत्तलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों की जूठन चाटते देखकर बहुत दुखी हुई। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने उस दिन बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, बल्कि उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा कि जिस काकी की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसके लिए मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। ईश्वर से अपने अपराध के लिए माफी मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हुआ और रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए काकी को कहा और विनती की कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि हमारे अपराध को वह क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। धन्यवाद। जी दोस्त, आगे बुलाएं छोटे साथियों को। माइक बंद है। तो मैं अभी श्री डिगेश गिरी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? बस नाम लेते हुए पढ़ें। जी, अब कुमारी तनीषा ध्यानी जी, मेरी बड़ी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनीषा ध्यानी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज की मेरी कहानी का नाम नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। जब नमक पर कर लगना शुरू हो गया, तब बहुत से लोगों ने अपनी चालाकी से और घूस देके नमक लिया। और एक बार जब मुंशी वंशीधर नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे थे, तभी उनके बूढ़े अनुभवी पिता ने आके कहा कि हम बहुत ही ऋण में डूबे हुए हैं। तुम्हारी बहनों की भी शादी की उम्र हो गई है। मैं एक बूढ़ा पेड़ की तरह हूँ, पता नहीं अचानक कब गिर जाऊं। अब तुम ही इस घर के मालिक मोहताज हो। और फिर कहा कि जब तुम नौकरी देखोगे तो उसमें पद मत देखना तो सिर्फ ऊपरी आय है, क्योंकि जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णिमा की चांद की तरह होता है, घटता रहता है और एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि वह किसी इंसान के द्वारा दिया जाता है। लेकिन वह कहते हैं कि जो ऊपरी आय है वह भगवान के द्वारा दी गई है, जो कि पानी का स्रोत जैसा है, जो आपकी प्यास बुझा सकता है और कभी खत्म भी नहीं होता। जो मुंशी वंशीधर हैं वह बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं, इसलिए वह अपने पिता की हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वह अच्छे शगुन के साथ निकले थे, इसलिए और उनको जैसे ही वो गए, उनको दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए।
वो उनको आए 6 महीने हुए थे, लेकिन उनके इतने अच्छे व्यवहार और काम के तरीके से जो नमक के विभाग में कर्मचारी थे वो उन पर बहुत ही भरोसा करने लग गए थे। एक बार जब रात हो रही थी और जो नमक के जो चौकीदारी कर रहे थे वह नशे में मस्त थे या थे। जो नमक के दफ्तर के 1 मील दूर जमुना बहती थी, उसके ऊपर नावों का पुल था। जब वंशीधर सो रहे थे तभी उनको गाड़ियों की और बैलों की आवाज सुनाई दी। वह उठे। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखा और घोड़े पे सवार होकर नदी के पास पहुंच गए। उन्होंने वो सारी गाड़ियां रुकवा दी और डांट कर पूछा कि यह किसकी गाड़ियां हैं। तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर कानाफूसी होने लगी। उनमें से एक इंसान ने कहा कि यह पंडित आलूपीदीन की है। तो वंशीधर ने बोला, आलूपीदीन कौन? तो उन्होंने बोला कि दंतागज के। फिर मुंशी वंशीधर ने सोचा और तब उन्हें याद आया कि जो आलूपीदीन है वह बड़े ही प्रतिष्ठित जमींदार हैं। वह लाखों का लेन देन करते हैं। उनकी अंग्रेजों के साथ भी बैठके होती रहती हैं, उठते बैठते रहते हैं। जो अंग्रेज हैं वो उनके इलाके में आकर शिकार करते हैं। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि यह गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? कानपुर। ये इन गाड़ियों में क्या रख रखा है? तब वहां पे फिर से सन्नाटा छा गया। इस बार किसी ने नहीं बोला। तब वंशीधर को शक हुआ और उन्होंने अपने घोड़े को गाड़ी से सटाकर देखा तो सजे हुए रथ में आ रहे थे। जब उन्होंने देखा, जब 4-5 लोग वहां आए तो उन्होंने उनसे बोला कि जो नमक का नया दारोगा है वो आपको, उन्होंने सारी गाड़ियां रुकवा दी हैं और वह आपको वहां बुला रहा है। जो आलूपीदीन थे उन्हें लक्ष्मी में बहुत ही विश्वास रखते थे। वह कहते थे कि न्याय और नीति लक्ष्मी का खिलौना है, वह उन्हें नचाती है। और फिर उन्होंने एक पान खाया और बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। वह आधी नींद में थे और जब वह वहां आए तो उन्होंने कहा कि दारोगा नमस्कार, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि आपने ये सारी गाड़ियां रुकवा दी? तब वंशीधर ने बोला कि सरकारी हुक्म है। तो आलूपीदीन ने बोला, ना तो हम सरकारी हुक्म को जानते हैं और ना ही हम सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। लेकिन इन घी चुपड़ी बातों का वंशीधर पर कोई असर ना हुआ। फिर आलूपीदीन ने उनसे कहा कि आप ऐसा ना सोचिए कि हम यहाँ से आपको बिना कुछ भेंट दिए जा रहे हैं। हम आपको अवश्य भेंट देंगे और मैं भेंट देने ही आ रहा था। तब वंशीधर ने डांट कर कहा, मैं उन नमक हरामों की तरह नहीं जो जो कोड़ियों पे अपना ईमान बेच दूं। तभी उन्होंने एक पटवारी जो उनके साथ में पटवारी थी उनसे कहा, बदलू सिंह से, कि इनको गिरफ्तार कर लो। और बदलू सिंह ने अपने मन में थोड़ी उनको गालियां दी, लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे उनके हुक्म मानने के अलावा। तो वह उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। और तो जो आलूपीदीन थे वह बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इस धन का कैसे असर ना हुआ। और वो थोड़े पीछे हुए और उन्होंने फिर सोचा
कि ये अभी नया है, ये पैसे मांगने में शायद से हिचकिचा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी, आप ऐसा मत कीजिए। तो वंशीधर ने फिर भी अपने डांट कर कहा कि नहीं, ये सब बातें मुझसे मत करिए, और फिर से बल्लू सिंह को उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तो आलोपी दीन ने अपने एक साथी से कहा कि जरा दारोगा साहब को 1000 के नोट तो दो। तो वंशीधर ने कहा, मेरे इमाम को 1000 क्या 1 लाख भी नहीं बदल सकता। तो फिर जो कि आलोपी दीन है, उन्होंने कहा तो फिर 10,000, 20,000, 25,000 और फिर अंत में 40,000। लेकिन वंशीधर को इस सबसे इतने रकम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा 40,000 हो या 40 लाख, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। और फिर बदलू सिंह ने उनको गिरफ्तार कर लिया, आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। आलोपी दीन गिरफ्तार होने से पहले ये देख के बेहोश हो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उनके हाथ में हथकड़ियां थी। जो कि वंशीधर थे, वह उनको कोर्ट में ले जा रहे थे। वहां पर जो लोग थे वह ये बात नहीं कर रहे थे कि आलोपी दीन ने ऐसा काम कैसे करा, बल्कि वह ये चर्चा कर रहे थे कि आलोपी दीन को ऐसे न्याय ने पकड़ा कैसे, ये कोर्ट में कैसे जा पहुंचे। तब जो कि कोर्ट न्यायाधीश ने जितने भी वकील थे वो सब तो भ्रष्ट थे, वह आलोपी दीन के साथ थे, क्योंकि आलोपी दीन ने उनको रिश्वत दे रखी थी। जबकि जो कि दूसरे तरफ वंशीधर थे, ना तो उनके पास कोई पक्का सबूत थे, उनके पास तो सिर्फ एक स्पष्ट उनकी बोली थी, जिसकी वजह से वह अपने आप ही सारी कहानी बता रहे थे। उनको ऐसा भी लग रहा था कि जो न्याय है वो उनकी तरफ नहीं था, और जहां पर पक्षपात होता है वहां पे न्याय कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही कोर्ट ने जज में बताया कि आलोपी दीन मासूम है, और वह इतनी छोटी सी चीज के लिए इतने बड़े जमींदार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो दारोगा है मुंशी वंशीधर, उनसे भूल हो गई है, लेकिन वह अगली बार से सावधान रहे। जैसे और आलोपी दीन मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर चले गया। मुंशी वंशीधर पर बहुत से, जब वह बाहर गए तो उनपे व्यंगों के बाण चले और वह बहुत ही निराश हो गए। फिर जैसे तैसे 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उनको उनकी नौकरी से निकालने का एक पत्र आया, और फिर वह अपने घर गए। जैसे ही उनके घर में ये बात उनके पिता को मिली, जो कि बहुत खुश थे उनके इस पद से, जैसे उन्हें ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि इतना मैंने बताया था इसको कि भ्रष्टता का और ऊपरी आय का लाभ, लेकिन फिर भी इसने मेरी एक ना सुनी। तो जब वह घर आए तो उनके पिता ने उनको बहुत डांटा और बोला कि मैं अपना भी और तुम्हारा भी सर फोड़ दूं। उसकी वृद्धा माँ भी उससे नाराज हो गई, और उनकी पत्नी ने भी उनसे 2-4 दिन तक तो ठीक से बात भी नहीं करी। उसके बाद कुछ दिन बाद जब उनके पिताजी प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनके घर के सामने एक सुंदर रथ में आलोपी दीन उससे उतरे। तो जो कि वंशीधर के पिता हैं, वह आलोपी दीन के सामने बहुत ही अपने बेटे की वंशीधर की उनके बारे में बुरा भला बोलने लग गए कि ऐसे बेटे से अच्छा तो मैं निसंतान ही रहता। तो जो आलोपी दीन थे, उन्होंने उनको ये समझाते हुए कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे इतने सच्चे आदमी तो मिलना बड़े मुश्किल होते हैं। आज
इस नमक के व्यापार में। और फिर जब वंशीधर बाहर आए तो उनके हाथ में आलोपीदीन ने एक कागज पकड़ाया और कहा कि उस दिन जब नदी के किनारे तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो वंशीधर ने बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा कि मैं आपके खिलाफ तो अब जा नहीं सकता। तो फिर उन्होंने उसे आलोपीदीन ने वंशीधर को एक पेन पकड़ाया और कहा कि इसे साइन करो। जब वंशीधर ने वह कागज का टुकड़ा पत्र पढ़ा तो वो आश्चर्य से चौंक गए कि उसमें लिख रखा था कि जो जितने भी आलोपीदीन की जितनी भी धन है, दौलत है, वह सब उस सब के वो चाहते हैं कि वंशीधर उनका स्थायी मैनेजर बन जाए। लेकिन वंशीधर ने ऐसा बोला कि मैं यह काम नहीं कर सकता, ना तो मुझे इसका अनुभव है और ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो पंडित तो आलोपीदीन ने बोला कि मुझे कोई अनुभवी या फिर मुझे कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस दिन जिस दिन नदी किनारे की तरह जैसे तुम थे, तुम वैसे ही इस काम के साथ वैसे ही रहो, एकदम धार्मिक ईमानदार धर्म के लिए। तो उसके बाद उसके बाद वंशीधर ने उस कागज पर साइन करा और आलोपीदीन ने उसे गले लगा लिया। तो कहानी की शिक्षा ये है कि फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपके सामने चुनौती आए, आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए और धर्म और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। नमक का दारोगा। इस कहानी की सीख हमें यह सिखाती है कि और यह बताती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाता है, जो कि एक बहुत अच्छी सीख है और एक बहुत अच्छी कहानी है। इसी के साथ अब मैं बाल प्रहरी के सम्मानित मंच पर मैं श्री आदरणीय उदय किरोला जी को आमंत्रित करती हूँ। जी वृंदा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और अभी कहानी पढ़ रही तनिषा जी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मेरे को अच्छे ढंग से याद है पिछली वर्कशॉप में तनिषा ने अपनी प्रस्तुति को बिल्कुल लिखा हुआ कागज पढ़ा और मैंने उस दिन उनसे कुछ बोला, शायद उनको उस दिन बुरा भी लगा होगा, लेकिन मेरे को आज अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि तनिषा ने बहुत ही अच्छे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दी। दोस्तों, हमारी इस कार्यशाला का मकसद भी यही है कि कहीं न कहीं हम आत्मविश्वास के साथ रखें, अपनी बात को रखें। हम आज की अपनी बात को लिखे हुए कागज़ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत 1 से करें। ठीक है, आज हम 2 लाइन बोल पाएँगे, 10 लाइन नहीं बोल पाएँगे, कल हम 3 बोलेंगे, आप परसों हम 4 बोलेंगे, क्योंकि इस पटल पर हम कोई प्रतियोगिता नहीं करते हैं। आज भी मैंने 1-2 बच्चों को मैसेज किया है कि हम अपनी कहानी को एकदम आत्मविश्वास के साथ करें। ये भी कहा गया था कि बिल्कुल कहानी को पढ़ना नहीं है। तो जो तनिषा ने पढ़ी इस कहानी को भी सुन के हमारे दोस्तों ने अंदाज़ा लगाया। जैसे हमारी दोस्त है, अभी वृंदा ने भी अपनी कहानी पढ़ी, दूसरे दोस्तों ने। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ और कम से कम बस यही है कि आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखें। इस पटल का मकसद भी यही है। कहानी तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको रखने का ढंग अलग-अलग हो। हमारी ये कार्यशाला जिनका नाम आज छूट गया, परसों होगा, परसों भी इसमें से कुछ कहानियाँ होंगी। अपना-अपना ढंग होगा, बस कहानी सबको आती है, लेकिन हम कहानी के माध्यम से अपना व्यक्तित्व सबके सामने प्रस्तुत करें, अपने अलग अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सुधा दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह हमको लगातार मिलता रहता है और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। कल विश्व मैत्री दिवस है और मैं आप सबको सूचित करते हुए बड़े हर्ष की विषय है कि हम आज जो 714 कार्यक्रम कर चुके हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम रहे हैं और कल विश्व मैत्री दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय
कवि सम्मेलन होना है, तो आप सब ज़रूर देखिएगा उसमें, जिसमें पूरे भारत से बाहर के करीब 8 देशों के लोग अपनी बच्चों के लिए कविताएँ पढ़ेंगे, और जिसमें हमारे करीब 8 राज्यों के हमारे साथी होंगे, क्योंकि हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन अभी हाल में किया है, जिसमें 2 चरणों में हमने किया। तो कल अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, उसके लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। और परसों हमारा ये चरण फिर कहानी वाचन वाला, क्योंकि अधिक दोस्तों की ने सहमति दी, तो परसों भी यही कार्यक्रम रहेगा। तो इसी के साथ आप सब जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बस इस पटल पर प्रत्यूष कैड़ा जी ने भी आज बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नए-नए साथी अच्छी प्रस्तुति इस पटल पर दे रहे हैं, और मैं आज जो बांगमेर राजस्थान से 2 बच्चे जुड़े हैं, जिनमें भेरा राम जी और गोसाई राम जी, 2 दोस्तों ने अपनी प्रस्तुति दी। उनके स्कूल के गुरुजी, क्योंकि वो गाँव में नेट नहीं रहता, गुरुजी अपने मोबाइल से लेकर के रात को स्कूल में बच्चों के साथ बात करके, बच्चों को बुला करके प्रस्तुत करते हैं। तो मैं विशेषकर उनके गुरुजी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। बस इस कार्यक्रम को दूसरे मित्रों तक जोड़ के भी मदद करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, जितने भी साथी यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को अपना स्नेह बनाए रखें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके